नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी। और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस थ्योरी क्लास चल रही थी लगभग वो कंप्लीट है। और इसमें हम लोग करेंगे वैल्यू एडिशन क्लासेस। और वैल्यू एडिशन क्लासेस आपकी चल भी रही हैं। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नियमावली की। ध्यान दो, ये नियमावली कौन सी है? नियमावली है 2002 की। इस नियमावली से संबंधित 2-4 फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो 2002 की नियमावली है, ये है पंचायत की समितियों की। पंचायत समितियों से संबंधित। गौर करो, मैंने कहा पंचायत समितियों से संबंधित तो आपको तुरंत दिमाग लगाना ये है कि आप पहुँचो अधिनियम 1947 में, 1947 में। 1947 में समितियों की बात कहाँ की गई है? आपने 2 जगह समितियाँ पढ़ी थी। एक तो धारा नंबर 29 और धारा नंबर 30। समितियाँ कहाँ पर हैं? एक तो संयुक्त समितियाँ हैं और दूसरा समितियाँ हैं। अधिनियम 1947 में एक धारा है, धारा नंबर 29। और इस 29 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतें अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ समितियों का गठन कर सकती हैं। और ये टोटल समितियाँ हैं कितनी? 6। मैंने आपको बताया भी था, NEP, CHW, नियोजन, एजुकेशन, प्रशासनिक, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और वाटर समिति। टोटल 6 समितियाँ। आप जब धारा 29 को पढ़ते हो, इसमें केवल और केवल इतना कहा गया है कि भाई कुछ सदस्य होंगे जिनको ग्राम पंचायतें समितियों का गठन कर सकती हैं उन सदस्यों के द्वारा। लेकिन सदस्यों का चयन कैसे होगा? सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहें, जो पंचायत की समितियां होती जैसे नियोजन समिति है, अगर इसका कोई सदस्य त्यागपत्र देना चाहे तो ये किसे देगा, कहाँ देगा, कैसे देगा? इन प्रोसेस की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। केवल और केवल इसमें ये कह दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश का विधानमंडल चाहे तो इसके लिए नियम बना सकता है। ठीक? अब उसी के लिए उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने एक नियमावली बनाई है सन 2002 में। ये नियमावली का नाम क्या है? हम इसी की आज चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। इसका नाम क्या है? इस नियमावली का? तो आप बताओगे, नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश पंचायत राज। उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्राम पंचायत की समितियां। ग्राम पंचायत की समितियों का अपने कृत्यों, ध्यान दो, ग्राम पंचायत की समितियां अपने कृत्य करेंगी, अपने कृत्यों के संपादन में सहायता के लिए संगठन, सहायता के लिए संगठन। ठीक है? और इसी नाम से ये नियमावली बनाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 2002 के नाम से जानी जाती है। ये नियमावली है किसके लिए? ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की समितियों के लिए है। ये समितियां अपना कार्य कैसे करेंगी और कार्य करने के लिए इनका संगठन कैसे किया जाएगा, इनमें सदस्य कौन से होंगे, इसके संबंध में ये नियमावली है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा खोलने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उनको देखो, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे अधिनियम अधिनियम 1947 की। गौर करो, मैंने कहा अधिनियम 1947। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए अगर आप वीपीओ के लिए समर्पित हो पूरी तरह से। आप अधिनियम 1947 समझ के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में मत पहुंच जाना। वीपीओ की दृष्टि से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये लिखा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। ठीक है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ये जब आप इस अधिनियम को पढ़ते हो तो ये जो बात लिखी गई है पंचायती समितियां, पंचायत की समितियों के बारे में आपको कहाँ प्रावधान मिलते हैं पता है आपको? ध्यान दो, 2 धाराओं को पकड़ो। एक तो धारा नंबर है 29। ये धारा 29 कहती है समितियों के बारे में। इसी में तो कहा गया है कि ग्राम पंचायत की समितियां होंगी, वो समितियों का गठन किया जाएगा पंचायत के कार्यों के लिए। और एक धारा और है, ये है 110। ये क्या कहती है? ये कहती है कि राज्य सरकार
का अधिकार होगा कि वो नियम बना सकती है, अर्थात नियम बनाने का अधिकार। नियम बनाने का अधिकार। ठीक है? इन दोनों धाराओं को जब आप पढ़ते हो कंबाइंड रूप से, धारा नंबर 29 और धारा नंबर 110 को, जब आप कंबाइंड रूप से पढ़ते हो तो आपको एक अर्थ निकल के सामने आता है कि राज्य सरकार का अधिकार है कि वो नियम बनाए। इसके लिए नियम बनाए समितियों के लिए, और इन्हीं धाराओं का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश ने राज्यपाल के ही नाम से ये इनका संगठन किया जाता है, तो इस नियमावली को बनाया है। ठीक है? अब इस नियमावली में है क्या-क्या बातें? आओ देखो। सबसे पहले जो समितियां हैं, समितियों के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? देखो, समिति के सदस्यों का समिति के सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन प्रक्रिया, गौर करो। एक धारा है 29 का 2, पढ़ा होगा आपने। और जब मैंने 1947 एक्ट पढ़ाया था आपको थ्योरी क्लास में, तो मैंने आपको ये धारा बताई भी थी, शायद पता भी हो। इस धारा में कहा क्या गया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो जरा। इसमें कहा यह गया है कि भाई जो भी समिति होगी, समिति में एक तो होगा सभापति, एक सभापति होगा, और साथ ही साथ 6 होंगे अन्य सदस्य। ठीक है? कोई भी समिति है, सपोज करो ये एक ग्राम पंचायत है, गौर करो मैं एक फिगर बना के आपको बताता हूँ। ये कोई ग्राम पंचायत है, ये इसकी सीमा है। अब इस ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा जनता के द्वारा। मान लो ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। अब ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों को करने के लिए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर अधिनियम 1947 की धारा 29 ये अधिकार देती है कि ये जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, इन्हीं के द्वारा कुछ समितियों का निर्माण किया जाए, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पंचायत 6 समितियों का निर्माण करती है। ध्यान दें, ये कौन-कौन सी हैं? NEPCHW, मैंने कहा था नेपच्यू याद रखना शॉर्टकट में। N फॉर है नियोजन समिति, E फॉर है एजुकेशन समिति, P फॉर प्रशासनिक समिति, C फॉर कंस्ट्रक्शन, H फॉर हेल्थ और W फॉर वाटर समिति। तो 6 समितियों का निर्माण करती है, और यही समितियां फिर ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्यों में गति प्रदान करती हैं। भाई वाटर समिति है, ग्राम पंचायत में वाटर की समस्या आ गई, तो फिर ये समिति जिम्मेदार होगी, यही समिति कार्य करवाएगी। तो धारा 29 का 2 ये समिति में एक सभापति और 6 अन्य सदस्य हों, इसकी बात करती है, इसकी सिफारिश करती है। ठीक? यहाँ पर एक बात और लिखी गई है। बात ये लिखी है, ये जितने भी सदस्य होंगे, ये ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा नियत रीति से चुने जाएंगे। ठीक है? अभी मैं नियमावली में नहीं चल रहा हूँ, ध्यान दें। ये नियमावली जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप बैकग्राउंड समझो। धारा 29 का 2 अधिनियम 1947 क्या कहता है कि समिति अगर आप बना रहे हो तो एक सभापति हो, 6 अन्य सदस्य हो। ये ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाएंगे और सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया एक्सप्लेन नहीं की है, गौर करो। साफ साफ लिख दिया है नियत रीति। नियत रीति से सीधा सा आशय होता है कि जैसी रीति बनाए राज्य सरकार, उसी रीति से चुने जाएंगे, और हम इसी रीति की चर्चा करने वाले हैं। ये धारा 29 का 2 एक बात और कहती है। ये कहती है कि प्रत्येक समिति में, गौर करना, प्रत्येक समिति में एक तो होगा प्रत्येक समिति में एक होगी महिला, एक होगा एससी या फिर एसटी। एससी और एसटी नहीं है, या तो एससी हो या फिर एसटी कैटेगरी का हो, और एक हो ओबीसी। ठीक? इतनी बातें कही गई हैं। एक बात और कही गई यहाँ पे, इसी में कहा गया है कि भाई प्रधान हो या फिर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो, ये समिति का सदस्य हो सकते हैं। कोई भी समिति हो, चाहे वो नियोजन समिति हो, एजुकेशन समिति हो, इन्हीं में से कोई इनका सभापति होगा। कोई सदस्य सभापति बन सकता है, सभापति बन सकता है।
ठीक है? ये बातें कहाँ की गई हैं? 29 धारा नंबर 29 में की गई हैं, ये सारी की सारी बातें, ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, धारा 29 में अगर ये सारी बातें की गई हैं, तो फिर यहाँ एक शब्द आ रहा है नियत रीति से। ये नियत रीति क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुने जाएँगे, ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही चुने जाएँगे नियत रीति से। यही नियत रीति है जो 2002 में बनाई गई है, ये। अब आओ, कैसे चुने जाएँगे, इसमें देखो क्या-क्या दिया गया है, ध्यान दो। सवाल बनता है कि ये जो नियमावली 2002 2002 में नियत रीति क्या है? गौर करना और मैं इसी नियत रीति के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक? ये नियत रीति क्या है? ज़रा गौर करो। समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं, ध्यान दो। मान लो ये कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है? ये है ग्राम पंचायत। इसमें ये कुछ सदस्य थे, ये निर्वाचित हुए थे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ठीक? गौर करना। समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए सबसे पहले इनकी एक विशेष बैठक होती है। सबसे पहला प्रोसेस, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो भी समितियाँ होती हैं, चाहे वो नियोजन समिति हो, चाहे वो प्रशासनिक समिति हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन समिति हो या फिर वाटर समिति हो, अगर वहाँ पर कोई सदस्य निर्वाचित हो रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि ये जो सदस्य हैं, सबसे पहले इनकी एक विशेष बैठक होगी, अर्थात किसके लिए विशेष बैठक होगी? समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए, ठीक है? निर्वाचन के लिए बैठक किसकी होनी है? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक आयोजित होगी, बैठक आयोजित होगी, ठीक? अब मुझे बताओ बैठक तो हो रही है, इसमें होगा क्या? इसमें ये बैठक क्यों हो रही है? बैठक इसीलिए हो रही है ताकि पंचायत की जो समितियाँ हैं, उसके लिए निर्वाचन हो सके। इसमें पूछा जाता है इन सदस्यों से कि भैया आप में से कोई समिति का सदस्य बनेगा? तो इनमें से फिर हाथ उठाते हैं कि हाँ, हम बनेंगे और फिर यही सदस्य अपनी-अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दो, ये जो भी सदस्य हैं, इस बैठक में जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक समिति के लिए प्रत्येक समिति के लिए अ, या आप ऐसे लिखो प्रत्येक समिति की सदस्यता के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्येक समिति की सदस्यता के लिए क्या करते हैं? उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, बैठक हो रही है, ध्यान देना, बैठक हो रही है। इन सदस्यों से पूछा गया भैया कौन-कौन बनेगा नियोजन समिति का सदस्य? तो इनमें से कुछ खड़े हो जाएँगे कि उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे कि हम करेंगे, हम बनेंगे। कुछ खड़े हो जाएँगे कि हम वाटर समिति का बनना चाहते हैं। कुछ खड़े हो जाएँगे कि हम जाना चाहते हैं एनईपी प्रशासनिक समिति में। कुछ खड़े हो जाएँगे कि हम जाना चाहते हैं एजुकेशन समिति में। इस प्रकार से अपनी-अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। फिर क्या होगा? बैठक तो हो ही रही है। होगा ये कि सदस्यों के निर्वाचन के लिए फिर मतों की गणना होगी। अब ये मतों की गणना कैसे होती है? देखो, मान लो ये पंचायत है आपकी, ठीक है? यहाँ सचिव का बहुत बड़ा रोल रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी बड़ी शानदार है और इसमें जो आप बैठोगे सचिव, आपका भी अहम रोल होगा। बिना आपके हस्ताक्षर के यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब इसमें होगा क्या? देखो तो, मान लो ये है जल समिति, जल प्रबंध समिति, ठीक? एक मैंने और समिति ले ली एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कौन-सी ले लूँ? मैं ले लेता हूँ निर्माण समिति, निर्माण कार्य समिति। आपको पता होगा टोटल 6 सदस्य होते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, सपोज़ करो इसने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की और इसने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि हम इसमें सदस्य बनना चाहते हैं। देखो 6 होते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है?
चूँकि अब यहाँ पर मैं 6-6 तो बना नहीं पाऊँगा, स्पीकर काफ़ी छोटा है। केवल समझने के लिए समझो आप। सपोज़ करो उन दोनों ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करी। ये पंचायत की बैठक चल रही है, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, पूरी महफ़िल बैठी है। महफ़िल का मतलब जितने निर्वाचित सदस्य होके आए हैं, सब बैठे हैं। इन सदस्यों में से ये सदस्य उठे हैं कुछ और इन्होंने कहा है कि भैया हम जल प्रबंध समिति का सदस्य बनेंगे। इन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर दी कि हम निर्माण कार्य समिति का सदस्य बनना चाहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा ये कि ठीक है, फिर मतों की गणना होगी और सबसे पूछा जाएगा कि इन लोगों ने अपनी-अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करी है, तो कौन लोग सहमत हैं कि ये लोग जल प्रबंध समिति के सदस्य बने? तो ये लोग हाथ उठाएँगे अपना-अपना। ये उठा दिया पंजा, हालाँकि पंजा आजकल बड़ा कमज़ोर चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना-अपना पंजा उठा दिया कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। इस प्रकार से इनका चयन हो जाता है। तो ध्यान दो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा ये कि इनका चयन होगा कैसे? तो फिर सदस्यों के निर्वाचन के लिए सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतों की गणना मतों की गणना ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य या आप कैसे कह लो सदस्यों के हाथ उठाकर की जाएगी और इनसे पूछ लिया जाएगा कि कौन-कौन इनके समर्थन में है, तो कुछ लोग हाथ उठा देंगे, कुछ नहीं उठाएँगे। जिनके साथ में बहुमत चला जाएगा, वही जल प्रबंध समिति या निर्माण कार्य समिति के सदस्य हो जाएँगे। ठीक है? अब क्या होगा? ये तो बात हो गई, हाथ उठा लिया, इनका चयन भी हो गया, ये लोग समिति के सदस्य भी बन गए। अब क्या होगा? होगा ये कि इसी बैठक में प्रधान प्रत्येक समिति के जब चयन हो जाएगा, प्रत्येक समिति में किसका-किसका चयन हुआ है, निर्वाचित सदस्यों की घोषणा कर देगा। यहीं ऑन द स्पॉट होगा। ध्यान दो, इसी बैठक में इसी बैठक में प्रधान क्या करेगा? इसकी ज़िम्मेदारी होगी प्रधान प्रत्येक समिति के लिए प्रत्येक समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों की घोषणा कर देगा सदस्यों की घोषणा करेगा, ठीक है? सदस्यों की घोषणा हो गई। अब ये अपना पदभार सँभालेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तो घोषणा ही हुई है, अभी तो लिखित अनुमति भी चाहिए। तो प्रत्येक समिति की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक का मतलब 6 की 6 समिति। एक पूरी लिस्ट फिर निकाली जाएगी, प्रत्येक समिति में किसका-किसका निर्वाचन हुआ है, उसकी एक सूची जारी की जाएगी। अर्थात प्रत्येक समिति के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की सूची जारी की जाएगी और ये जो सूची होगी, इस सूची पर प्रधान और साथ ही साथ आप यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है? प्रधान के और ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे, संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। अब ये हो गया कन्फर्म कि हाँ, नियोजन समिति में इनका चयन हुआ है, ननकू का चयन हुआ है, लल्लू का चयन हुआ है या फिर जो भी आप नाम अपने इमेजिन कर सकते हो उनका। फिर एक पूरी लिस्ट जारी होगी कि वाटर समिति में इन सारे लोगों का चयन हुआ है, इतने लोगों का। फिर ये जो भी लिस्ट आएगी इसमें संयुक्त हस्ताक्षर होंगे प्रधान के और ग्राम पंचायत अधिकारी के। ये जो सूची है, ये जो प्रतिलिपि है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, इस तरह की 3 प्रतियाँ बनाई जाएँगी। ध्यान दो, ऐसी जिन पर हस्ताक्षर है और जिन पर सबके नाम हैं, ऐसी 3 प्रतियाँ बनेंगी। ठीक, ये 3 प्रतियाँ जब बनेंगी, तो ये 3 क्यों बनाई गई हैं? 3 इसलिए बनाई गई हैं, क्योंकि ये 3 की 3 प्रतियाँ अलग-अलग जगहों पर भेजी जाएँगी। एक प्रति को भेजा जाएगा एक प्रति कहाँ जाएगी? एक प्रति आपने देखा होगा पंचायत के ऑफ़िस के बाहर पंचायत बोर्ड होता है। पंचायत बोर्ड पर उसी दिन चस्पा कर दी जाएगी। उसी दिन चस्पा कर दी जाएगी और गाँव में ग्राम पंचायत में खबर फैल जाएगी कि भैया फलाने-फलाने इस समिति के सदस्य बन चुके हैं। मिठाई वगैरह अगर होगा व्यवस्था तो मिठाई भी बँट जाएगी। ये तो हो गई एक प्रति। अब दूसरी प्रति कहाँ जाएगी? जो दूसरी प्रति होगी
दूसरी, गलत लिख गया। उसके बाद जो होगी दूसरी प्रति, वो भेजी जाती है जो भी संबंधित क्षेत्र का खंड विकास अधिकारी होगा, अर्थात खंड विकास अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी। ठीक है? ये खंड विकास अधिकारी को जो भेजी जा रही है ना, वो संबंधित क्षेत्र का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो आपके खंड विकास अधिकारी हैं, आप उनको ना भेज के बगल वाले को भेज दो। ठीक? और अब बची तीसरी प्रति, तो तीसरी प्रति का क्या होगा? तीसरी प्रति का होगा ये, तीसरी प्रति डीपीआरओ को भेजी जाएगी। लेकिन एक खास शर्त लगा दी गई है। खास शर्त ये लगाई गई है कि जो भी पहली प्रति होगी उसको पंचायत बोर्ड पर उसी दिन चस्पा किया जाएगा। क्या यहाँ भी कोई टाइम पीरियड है कि इतने दिनों तक आपको भेजना होगा? हाँ, यहाँ है कि जिस दिन ये सारी की सारी घटना होगी, लोगों का चयन होगा, उसके 3 दिन के भीतर-भीतर, 3 दिन के भीतर आपको दूसरी प्रति खंड विकास अधिकारी को भेजनी है और 3 दिनों के भीतर ही तीसरी प्रति डीपीआरओ को भी भेजनी है। ठीक है? यहाँ 3 दिन का मौका आपको दिया जा रहा है, लेकिन नोटिस बोर्ड पर आप उसी दिन चिपका दोगे। बात समझ पा रहे हो? ये तो बात हो गई चयन की। सदस्यों का इस प्रकार से चयन होता है। सपोज़ करो काम हो रहा है, बढ़िया सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? ये मान लीजिए पंचायत है, पंचायत भवन है, यहाँ पर एक समिति ये है, इसके ये सदस्य हैं, ये है वाटर समिति, एक समिति ये है निर्माण कार्य समिति। इनके सब लोग काम कर रहे हैं। अब सपोज़ करो इसका या फिर इन समितियों में से किसी का भी मन ना करे कि वो समिति में रहे, उसका मन हो रहा है कि वो त्यागपत्र दे दे या फिर वो काम करने का इच्छुक नहीं है समिति में, फिर वो त्यागपत्र कैसे देगा, किसे देगा? ध्यान दो। अगर समिति का कोई सदस्यों का त्यागपत्र, कोई सदस्य त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? ध्यान दो। इसके संबंध में जो नियमावली बनाई गई है, नियमावली क्या कहती है? हम उसकी चर्चा करते हैं। कहा ये गया है कि समिति का कोई भी सदस्य जिसे समिति की बैठक में वोट देने का अधिकार हो, ध्यान दो, सदस्य वही होगा जिसे वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है? वो परमानेंट मेंबर होता है। तो जिसे वोट देने का अधिकार होगा इस समिति में, अगर वो सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, तो दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अर्थात ध्यान दो, समिति का गौर करो, समिति का कोई भी सदस्य कोई भी सदस्य जिसे समिति की बैठक में वोट देने का अधिकार हो, वह त्यागपत्र या हम कहें समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। सवाल ये बनता है कि भाई सदस्यता से त्यागपत्र तो दे सकता है, देगा किसे? देखो, किसे देगा? कोई भी सदस्य अगर त्यागपत्र दे रहा है, तो ये त्यागपत्र दिया जाएगा अध्यक्ष को देगा। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? एक बात खास यहाँ पर ये होती है कि सपोज़ करो ये व्यक्ति है और ये ये मान लो मैं इसको कैसे करूँ? अ, एक समिति लेते हैं। मान लो ये है जल प्रबंध समिति, ठीक है? जल प्रबंध समिति। जल प्रबंध समिति का ये सदस्य है, ये है एक सदस्य। इसने सोचा कि यार त्यागपत्र दे देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, काम करने में इच्छा नहीं हो रही है। इसने दे दिया त्यागपत्र। किसे दिया? सभापति को, अध्यक्ष को दिया। अब मुझे ये बताओ, जब भी कभी ये त्यागपत्र देगा, तो फिर एक टाइम पीरियड दिया जाता है। अध्यक्ष कहता है कि भाई इतनी आनन-फानन में आप निर्णय ना लो, आपके पास 7 दिन हैं। गौर करना। इससे कहा जाता है कि त्यागपत्र रखे जा रहे हो, ठीक है, हम 7 दिनों का अभी और मोहलत देते हैं आपको। आप सोच लो, जान लो, परख लो, अगर आपको लगता हो कि गलती से दे दिया है, तो 7 दिन के अंदर-अंदर आना, अपना त्यागपत्र वापस ले लेना।
लेकिन अगर आप 7 दिनों के बाद आते हो, तो फिर इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र देने के 1 सप्ताह तक वापस अगर इसने ना लिया, तो वो समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा। ये एक बात और ध्यान रखना, यदि त्याग पत्र देने के 1 सप्ताह तक 1 सप्ताह तक वापस ना लिया गया वापस ना लिया गया, तो होगा क्या? तो वह समिति का सदस्य समिति का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है? यानी 1 सप्ताह तक इसको दिया गया है मोहलत कि भैया अगर मूड बदले तो आ जाना, अपना रिज़ाइन लेटर जो आपने त्यागपत्र दिया है, उसे ले लेना और अपनी जेब में डाल लेना और फिर से काम करने लगना। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद आते हो तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हाँ, आपको हटना ही पड़ेगा। अब एक बात और समझो, मान लो ये कोई सदस्य है जो कि जल प्रबंध समिति का सदस्य था या किसी भी समिति का मान लो, हम जल प्रबंध लिए ले रहे हैं, ठीक है? जल प्रबंध समिति का यह एक सदस्य है। गौर करना, यह समिति का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य हो, अगर लोग चाहते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य चाहते हैं कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, लिहाजा इसको हटाया जाना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। तो फिर क्या प्रोसेस है? ये हटेगा कैसे? ज़बरदस्ती है इसको हटाना है? प्रोसेस ये है कि ग्राम पंचायत के 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाए प्रस्ताव, तो फला व्यक्ति को जो जल प्रबंध समिति या फिर किसी अन्य समिति का सदस्य है, उसे हटाया जाना चाहिए, तो फिर ये बंदा हट जाएगा। एक बात और याद रखना, यदि समिति से किसी व्यक्ति को समिति से किसी व्यक्ति को हटाया जाना हो, तो होगा क्या? तो फिर के सदस्यों के ग्राम पंचायत के सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे हटाया जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। एक बात और कन्फर्म मुझे करो कि मान लीजिए कोई पंचायत समिति है, उसके सदस्य हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इनका कार्यकाल क्या होगा? देखो, ये पंचायत है, ठीक है? सपोज़ करो, ये है एक पंचायत। इस पंचायत में एक समिति के ये सभी हैं सदस्य, मान लेते हैं, ये है जल प्रबंध समिति। जल प्रबंध समिति और जल प्रबंध समिति के ये सदस्य हैं। देखो मैं एक तरह से आपको सिंबॉलिक रूप से लिख रहा हूँ। आप ये मत समझना मैंने 3 फिगर बनाए हैं तो केवल और केवल 3 ही सदस्य होते हैं। सदस्य 6 होते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ फिगर्स बना रहा हूँ। ये जल प्रबंध समिति है और ये इसके सदस्य हैं। गौर करो। समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल इनका वही होता है जो ग्राम पंचायत का पूरा कार्यकाल होगा। उसी कार्यकाल के समान रहता है। ध्यान रखो। समिति कोई भी समिति हो, चाहे वो नियोजन समिति हो, चाहे कोई भी हो, एनईपी, सीएचडब्ल्यू में से कोई भी, समिति के सदस्यों का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान रहता है, यानी कि 5 साल। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई? अच्छा। ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी निर्वाचित सदस्य है अगर, निर्वाचित कोई भी व्यक्ति है, यदि वो ग्राम पंचायत का सदस्य ना रहे, तो फिर एक ऐसी नियमावली भी है, नियमावली का मतलब ये प्रावधान भी है कि वो अगर पंचायत का सदस्य नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक वो किसी भी समिति का जो भी अगर सदस्य होगा, वो उसका भी सदस्य नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक फिगर से बताता हूँ, देखो। अ, ये क्या हो गया? देखो, देखो, मैं यहाँ पर एक फिगर से आपको बताता हूँ, गौर करो। जैसे सपोज़ करो ये है आपकी पंचायत, ठीक है? आप यहाँ पर सचिव हो, तो आपका तो अभी कोई रोल है नहीं, अभी हम लोग आगे आपकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सपोज़ करो ये एक व्यक्ति है, मैं एक ही बनाता हूँ। ये एक व्यक्ति है जो कि पंचायत का सदस्य है, निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होके आया था। फिर इस व्यक्ति का चयन कर दिया गया, इस व्यक्ति का निर्वाचन कर दिया गया किसी समिति के सदस्य के रूप में। ये किसी समिति का
सदस्य भी है। अब ये कहा गया है कि अगर ये व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, पंचायत के सदस्य से ही इसे बर्खास्त कर दिया जाए, तो फिर जिस समिति का ये सदस्य होगा, वो भी नहीं रहेगा। अर्थात ग्राम पंचायत के द्वारा निर्वाचित कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत का सदस्य न रहे, तो वह समिति का सदस्य भी नहीं रहता है। ठीक है? ध्यान रखो। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा गौर करना, निर्वाचित निर्वाचित कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत का सदस्य ना रहे, तो क्या होगा? तो वह समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा। समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक यहाँ पर व्यवस्था और है। व्यवस्था ये है कि ये जो समितियाँ कार्य करती हैं, समितियों के कार्य करने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। ध्यान दो। समिति में विशेष आमंत्रित विशेष आमंत्रितों की व्यवस्था। गौर करो। मैं यहाँ पर एक फिगर से आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक मैंने बनाया ये फिगर, ठीक? गौर करना। एक फिर मैंने बना लिया ये फिगर। देखो, सपोज़ करो ये कुछ सदस्य हैं। मान लो ये किसी समिति के सदस्य हैं। ये हैं कोई समिति के सदस्य। और ये क्या है? ये है हमारी ग्राम पंचायत। ठीक है? ये हमारी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में ये कोई समिति थी, इस समिति में ये सदस्य थे। जब भी कभी ये सदस्य काम करते हैं, तो ये अब देखो ग्राम पंचायत में कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लोग ऐसे-ऐसे लोग इलेक्ट हो जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं। हमारी राजनीति में भी ऐसे लोग हैं। तो अगर ये लोग बिना पढ़े-लिखे हैं लेकिन उनको जनता ने चुन लिया है, तो फिर वहाँ पर विशेषज्ञों की एक टीम भी होती है, वो इनको गाइड करती है कि कुछ इस प्रकार से काम करिए। तो ये विशेष आमंत्रित कहलाते हैं। ये ग्राम पंचायत के ही सदस्य होते हैं। मान लीजिए ग्राम पंचायत की परिधि है। उसी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, ग्राम स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये मत समझना कि प्रधानमंत्री पीएमओ से कोई सचिव आएगा यहाँ पे, नहीं। गाँव स्तर पर जिनको आप कहते हो आम बोलचाल में ज्ञान पाड़े, कुछ इस प्रकार कुछ इस प्रकार से ये लोग होते हैं, है ना? तो ये कौन है? यही हैं विशेष आमंत्रित। ठीक है? ये विशेष आमंत्रित कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो ग्राम पंचायत के उपभोक्ता होते हैं, सर्विसेज़ ले रहे होते हैं। उपभोक्ता समूहों में से ही इनके नाम होते हैं। ये ग्राम पंचायत के ही उपभोक्ता हैं, जो आपके द्वारा ही दी गई सेवाओं को ले रहे होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, किसी खास क्षेत्र के। ठीक है? कुछ पढ़े-लिखे ज़्यादा। तो इनको चयन कौन करता है? इनका चयन करता है प्रधान। प्रधान का मतलब अध्यक्ष, जो भी समिति होगी उसका अध्यक्ष। यानी कि ये अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा इनको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये जो आमंत्रित किए जाने वाले सदस्य हैं, इनकी खास बात होती है। खास बात ये होती है कि उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह ना हो। देखो, ध्यान दो, ये जो विशेष आमंत्रित होते हैं, आमंत्रितों पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। आमंत्रितों पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। प्रतिबंध क्या है? सबसे पहला प्रतिबंध यही है कि जो भी विशेष आमंत्रित होगा, वो संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। क्षेत्र का निवासी हो, ठीक? यानी कि अगर ये ग्राम पंचायत है तो इसी के क्षेत्र के आस-पास या हम कहें इसी क्षेत्र से संबद्ध होना चाहिए वो। और इसमें क्या प्रतिबंध होता है? प्रतिबंध ये है कि जिसे भी विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रण दिया जाएगा,
उसकी ज़िम्मेदारी है या हम कहें ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे कि वो व्यक्ति उस पर कोई कर बकाया ना हो, पाक-साफ हो एकदम, कोई फ़ीस या फिर दर या फिर अन्य देय उस पर बकाया ना हो, तभी उसको आमंत्रित किया जाएगा। भई विशेष आमंत्रित है वो, अर्थात इसके द्वारा ग्राम पंचायत या फिर जो भी पंचायत समिति होगी, समिति को कोई देय कर या फिर फ़ीस कोई या फिर अन्य देय देय जो भी राशि हो, वो बकाया ना हो। अगर बकाया है, तो फिर उसे विशेष आमंत्रित नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? एक ख़ास बात और है, जो भी विशेष आमंत्रित होगा, क्या इनकी निश्चित संख्या होती है? कि समिति के लिए जो विशेष आमंत्रित बुलाए जा रहे हैं, किसी भी बैठक के लिए बुलाए जा रहे हैं, उनकी क्या निश्चित संख्या होती है या पूरे गाँव में पता चला 50 ऐसे लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उपभोक्ता हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो क्या 50 के 50 लोगों को बुला लिया जाएगा? नहीं, उनकी निश्चित संख्या होती है। कोई भी बैठक हो रही है, अर्थात किसी भी बैठक में विशेष आमंत्रित जो भी होंगे, विशेष आमंत्रितों की संख्या होती है 7। ये डिजिट याद रखना आप, पूछ लिया जा सकता है, अगर पेपर बहुत गहराई से बनाया उसने तो, ठीक है? नहीं तो मैंने जितना आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया है उतना सफिशिएंट है। ये वैल्यू एडिशन क्लासेस हैं, आप लोग कई बार बोल भी रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताओ, एक्स्ट्रा चीज़ें, तो अब लगातार वैल्यू एडिशन क्लासेस आने वाले दिनों में आपको करवाई जाएँगी, ठीक है? उनमें कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे और वो आपके लिए विशेष होंगे और यही हैं एक्स फैक्टर्स, इनको भी तैयार रखो। खैर, किसी भी बैठक में विशेष आमंत्रितों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 से ज़्यादा ना हो। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो विशेष आमंत्रित होंगे मुझे एक बात बता दो, ये जो विशेष आमंत्रित हैं, मान लीजिए बैठक हो रही है समिति की, क्या इनको वोट देने का अधिकार होगा? नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में भाग लो, बातचीत करो, सुझाव हो वो बताओ, लेकिन आप वोट नहीं दोगे। अर्थात ये बैठकों में बैठकों में भाग तो लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे, ठीक है? बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर ये तो बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया विशेष आमंत्रितों के बारे में। अब मैं सचिव की बात कर लेता हूँ। ये जितनी भी समितियाँ बनाई जा रही हैं टोटल 6 एनईपी सीएचडब्ल्यू नियोजन समिति, एजुकेशन समिति, प्रशासनिक समिति अ, और सीएचडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और वाटर। ये जितनी समितियाँ हैं, इन समितियों का सचिव कौन होगा? समितियों का सचिव, बताओ मुझे, कौन होगा? आप बताओगे, इन सभी समितियों का सचिव होता है ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव इन समितियों का पदेन सचिव होता है। आप सोच के देखो, जब भी बैठक हो रही होगी, तब आपको बुलाया जाएगा, आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका कुल मिला के गाँव की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा होगा, है ना? तो ख़ैर इसीलिए लगातार प्रयासरत रहो इस पोस्ट के लिए। अब ज़रा एक मैं आपसे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, समिति की बैठक के बारे में। किसी भी समिति की बैठक होती कैसे है? देखो, समिति की बैठक, ध्यान देना, मैं अगर आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ, समिति की बैठक कौन बुलाएगा? कितने दिनों पहले सूचना दी जाएगी? कब-कब इसकी बैठक होगी? ये सारी बातें। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसकी बैठक को आयोजित करने का प्रयास करता कौन है? तो जो भी सभापति होगा, सभापति की ज़िम्मेदारी होती है। सभापति माह में कम से कम 1 बार, कम से कम 1 बार समिति की बैठक समिति की बैठक आयोजित करेगा, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? ये मान लीजिए जल प्रबंध समिति है, इसके ये सदस्य हैं, ये है जल प्रबंध समिति,
तो अब सवाल ये उठता है कि जल प्रबंध समिति, ये 6 सदस्य हो गए और एक होगा इसका सभापति। ये जो भी इसकी बैठक होगी, इसकी बैठक हर 1 माह में होगी। ध्यान दो, माह में कम से कम 1 बार तो होनी ही चाहिए। और कौन इसको आयोजित करेगा? आयोजित करने की ज़िम्मेदारी होगी सभापति की। सवाल ये उठता है कि मान लो सपोज़ करो ये बैठक होनी है, ठीक? इन लोगों को सूचना कैसे जाएगी? कितने दिन पहले सूचना जाएगी? ध्यान रखिएगा। समिति की बैठक की लिखित सूचना देनी होगी और ये जाएगी 5 दिन पहले जब भी बैठक हो रही होगी। अर्थात समिति की, ये समितियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो समितियाँ हैं जल प्रबंध एनईपी, सीएचडब्ल्यू। समिति की बैठक बैठक की लिखित सूचना लिखित सूचना बैठक की दिनांक से कितने दिन पहले देनी होगी? बैठक की दिनांक से 5 दिन पहले देनी होगी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अब एक बात मुझे और बता दो, जब भी कभी बैठक हो रही है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कोई प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। तो जो निर्णय होगा वो कैसे लिया जाएगा? निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? जब भी कभी बात निर्णय की आएगी, तो निर्णय हमेशा ही बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ध्यान दो, समिति की बैठक में कोई भी निर्णय अगर लेना है, कोई भी निर्णय लेना हो, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? बहुमत का। बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, सपोज़ करो यहाँ पर मैं एक फ़िगर बनाता हूँ। सपोज़ करो ये बैठक हो रही थी समिति की, ठीक है? कोई बैठक हुई, 3 सदस्य एक तरफ हो गए, 3 सदस्य हो गए एक तरफ। मान लो जल प्रबंध समिति की बैठक हो रही थी और यहाँ पर मुद्दा था नाली का भराव हो जाना। अब इस स्थिति में कहा गया ये कि भाई नया एक काम करो, नई नाली बिछवा दो। तो 3 लोग एक तरफ़ा हो गए, बोले यार पैसा नहीं है, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? हम तो समर्थन नहीं करते हैं कि नई नाली बिछवा दी जाए। यहाँ पर कुछ लोग कहे कि नहीं, जो भी व्यवस्था हो करिए, गाँव समाज की बात है, विकास करना है हमें। 3 लोग एक तरफ हो गए। अब रोल होगा अध्यक्ष का, इसका रोल अहम हो जाएगा, यानी कि जो कास्टिंग वोट होता है, निर्णायक मत, वो कौन देता है? वो ये देगा। ये चाहेगा तो इनके साथ चला जाएगा और चाहेगा तो इनके साथ चला जाएगा, ठीक है? अर्थात निर्णायक मत यानी बराबर यदि मत हो गए हैं, यदि देखो, यदि मत बराबर हो तो सभापति यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। सभापति या इसको ऐसे लिखो, वाक्य देखो बनाओ, यदि मत बराबर हो तो सभापति निर्णायक मत देगा। ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बात और समझो। सपोज करो ये बैठक हो रही है, ये भूमि कह दिया, जल प्रबंधक समिति है और जल प्रबंधन समिति की ये बैठक हो रही है। ठीक है? जल प्रबंधन समिति की हो रही है बैठक। अब मुझे बताओ, बैठक में कोई भी कार्यवाही हो, कार्यवाही किसमें लिखी जाएगी? साफ-साफ दिया गया है, ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। समिति की कार्यवाही समिति की कार्यवाही लिपि होगी देवनागरी। देवनागरी लिपि में और हिंदी भाषा में की जाएगी। हिंदी भाषा में होगी। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, यही कार्यवाही है, जब कार्यवाही हो जाएगी, कार्यवाही को सचिव अभिलिखित करेगा और फिर प्रधान उस पर हस्ताक्षर करता है। ये जो कार्यवाही हो रही है, कोई भी निर्णय निकल के आया, तो इस कार्यवाही को अभिलिखित कौन करेगा? सचिव, यानी आप लोग। सचिव अभिलिखित करेगा, ठीक है? और प्रधान उस पर हस्ताक्षर करता है। ये बातें आप समझ पाए? तो आप देख सकते हो कि आपका रोल कितना बड़ा रहने वाला है, ठीक है? रोल काफ़ी अच्छा है आपका। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको ये जॉब चाहिए या फिर कोई और। देखो,
अब एक इसमें मैं आपको बात और बताता हूँ। मान लीजिए ये समिति थी, जल प्रबंधन समिति। देखो, ये है जल प्रबंधन समिति। इस जल प्रबंधन समिति की ये बैठक हो रही थी। गौर करना। मुझे ये बताओ, जब भी कभी कोई समिति हो, चाहे जल प्रबंधन हो, चाहे फिर नियोजन समिति हो, चाहे शिक्षा समिति हो या फिर स्वास्थ्य प्रबंधन समिति हो, कोई भी समिति हो, जैव विविधता समिति हो, कोई भी समिति हो, अगर उसकी बैठक होनी है तो जाहिर सी बात है, गणपूर्ति तो होनी ही चाहिए। गणपूर्ति का मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति में बैठक हो सके। तो मुझे बताओ, किसी भी समिति की अगर बैठक होनी है तो फिर गणपूर्ति कितनी होती है? समिति की गणपूर्ति बता सकते हो कितनी होती है? बैठक की गणपूर्ति होती है, टोटल 4 सदस्य हों, बैठक हो जाएगी। यानी कि किसी बैठक की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी। 4 सदस्यों से होगी। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बात और कर लेते हैं। ये समिति है, समिति कोई भी हो, ये एक समिति है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? ध्यान दो। समिति का अध्यक्ष, ठीक? गौर करना, मैं जो बात कह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आओ उठा लो, ये नियमावली 2002 में बनाई गई थी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 2002 की। चूँकि 2002 जब था, उस समय उप प्रधान नामक पद भी था। तो मैं अभी उप प्रधान को भी लूँगा। इसके बाद फिर मैं आज की वर्तमान स्थिति को बताऊँगा, आज क्या चल रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले ये उठा लो, ये हैं महाराज जी, प्रधान साहब, ये हैं प्रधान जी। ये किसके सभापति होते हैं? ये होते हैं नियोजन और विकास समिति के। विकास समिति के। और साथ ही साथ एक समिति और है, जिसे कहा जाता है प्रशासनिक समिति। तो नियोजन और विकास समिति और प्रशासनिक समिति, इनके सभापति होते हैं प्रधान जी। सभापति होते हैं प्रधान जी। ठीक है? ये बात आप समझ पाए? अच्छा। अब चूंकि बात 2002 की है, नियमावली हम 2002 पढ़ रहे हैं, तो देखो उप प्रधान का भी उस समय रोल होता था। उप प्रधान, ये किसका होता था? सभापति। मान लो ये उप प्रधान है, तो आपने शिक्षा समिति का नाम सुना था। शिक्षा समिति का सभापति, ये कौन होता था? ये होता था उप प्रधान। ठीक। अब इसके बाद एक समिति का नाम आपने सुना होगा, निर्माण कार्य समिति। सुना है? एक समिति का आपने नाम सुना होगा, स्वास्थ्य और कल्याण समिति। एक समिति का आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है जल प्रबंध समिति। ये समितियां उठा लो। इन समितियों का 2002 में सभापति कौन होता था? मैं 2002 की नियमावली की बात कर रहा हूँ, उस समय। तो इनका जो सभापति होता था, इन समितियों के लिए सभापति का चुनाव, सभापति का जो चुनाव होता था, वो होता था ग्राम पंचायत के सदस्यों में से। यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही किसी को उठाया जाता था। ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित होते थे, उठाया जाता था और इनका सभापति बना दिया जाता था। ठीक है? अब जरा देखो वर्तमान कंडीशन। अच्छा, एक बात और समझो, एक बात और ये समझने वाली है कि ये जितनी भी समितियां हैं, चाहे वो शिक्षा समिति हो, चाहे वो नियोजन समिति हो, प्रशासनिक समिति हो, या फिर वो निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति या फिर जल प्रबंधन समिति, सभी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सभापति ही करता था। अर्थात सभापति ही इन बैठकों की अध्यक्षता करता था। बैठकों की अध्यक्षता करता था। ठीक है? लेकिन अगर ये ना आए, सपोज करो सभापति अनुपस्थित हो गया, तो फिर क्या होगा? अगर ये अनुपस्थित हो जाता था, तो होता ये था कि मान लो ये बैठक चल रही है, कई लोग यहाँ पर हैं, 6 लोग टोटल, और सभापति अनुपस्थित हो गया। अब इस स्थिति में क्या होगा?
होगा ये इस स्थिति में कि यही लोग अपने में से चुन लेंगे। यानी कि लेकिन अगर सभापति ना आए, सभापति की अनुपस्थिति हो जाए, उस दशा में एक सदस्य को सभापति चुन लिया जाता था इन्हीं के द्वारा। ठीक है? अनुपस्थिति की दशा में उपस्थित सदस्य उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को एक सदस्य को सभापति चुन लेंगे। यहाँ तक आप समझ पाए हमारी बातें? यहाँ तक ठीक। तो ये है हमारी नियमावली सन 2002 की, जो कि पंचायत की जो 6 समितियाँ हैं, उनसे संबंधित प्रावधानों का ज़िक्र करती है। अब ज़रा आ जाओ हम थोड़ी-सी वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं। आजकल क्या चल रहा है? सबसे पहले देखो ये 6 समितियाँ निकल के कब आई हैं? ध्यान दो। 29 जुलाई 1999 इस तारीख में एक शासनादेश आया था। शासनादेश 29 जुलाई 1999 के द्वारा शासनादेश में ये कहा गया, क्या कहा गया? कि नियोजन समिति, ध्यान दो, नियोजन एवं विकास समिति, ठीक? नियोजन और विकास समिति के साथ अन्य समितियों का गठन भी किया जाता है। अन्य समितियों का गठन भी किया गया। तो ये जो समितियां आप देख रहे हो, नियोजन समिति, विकास समिति, इनका अस्तित्व आया है शासनादेश 29 जुलाई 1999 के द्वारा। अभी 2017-18 में क्या हुआ? तो एक और शासनादेश आया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, 2017-18 का शासनादेश। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ग्राम पंचायत में अब एक और समिति बढ़ाई जाए। इस समिति को कहा गया जैव विविधता प्रबंध समिति। अर्थात शासनादेश 2017-18 के द्वारा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंध समिति प्रबंध समिति का गठन का, या हम कहें गठन के संबंध में ये शासनादेश था। ठीक है? इसमें कितने सदस्य थे, कितने नहीं थे, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, सबके बारे में हमने चर्चा की है थ्योरी क्लास में, जब हमने वहां पर समितियां बताई हैं। अब हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है? लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, हालांकि जो जैव विविधता प्रबंध समिति है, ये अपने कार्यों के साथ साथ एक समिति के कार्यों का संपादन और भी करती है, वो है नियोजन समिति। ध्यान रखो। हालांकि जैव विविधता प्रबंध समिति अपने कार्यों के साथ साथ अपने कार्यों के साथ साथ नियोजन और विकास समिति नियोजन और विकास समिति का कार्य भी देखती है। ठीक है? एक खास बात ये हुई है 2018 में, कि 2018 में एक समितियों में एक परिवर्तन आया। 2018 में क्या परिवर्तन आया? अभी तक जिसे आप नियोजन और विकास समिति के नाम पे पढ़ रहे थे, अब उसका नाम बदल जाता है। अर्थात नाम क्या होता है? नियोजन और विकास समिति। नियोजन और विकास समिति का नाम बदल दिया गया। और ये नाम बदल के क्या हो गया? नाम बदल के हो गया, अब इसमें जैव विविधता को भी डाल दिया गया। ये जो मैं आपको समिति बता रहा था ना, जैव विविधता प्रबंधन समिति, इसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया। अब इसका नाम हो गया जैव विविधता प्रबंध और नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है? तो आजकल इस समिति को इस बड़े से नाम के साथ जाना जाता है। अब जब आप आज की वर्तमान स्थिति की बात करोगे, तो आपको टोटल 6 समितियां देखने को मिलती हैं। ये टोटल 6 समितियां हैं कौन-कौन सी? मैंने आपको बताया था। सबसे पहली जैव विविधता प्रबंध एवं नियोजन और विकास समिति। विकास समिति।
एक तो ये समिति है, दूसरी है शिक्षा समिति, ठीक है? तीसरी समिति मैंने आपको बताई थी, इसका नाम है प्रशासनिक समिति। चौथी समिति मैंने आपको क्या बताई थी? इसका मैंने बताया था आपको नाम निर्माण कार्य समिति। फिर मैंने एक पांचवी समिति भी बताई थी और ये कहा था कि इसको भी याद रखना, ये है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। बोलो भाई। फिर एक समिति और बताई थी मैंने कहा था जल प्रबंध समिति, ठीक है? जल प्रबंध समिति। ये टोटल 6 समितियां थी। अब एक सवाल ये बनता है कि भाई इन 6 की 6 समितियों में प्रधान क्या किसी समिति का अध्यक्ष होता है? हाँ, होता है। ध्यान दो, प्रधान द्वारा अध्यक्षता किसकी की जा रही है? प्रधान द्वारा अध्यक्षता कौन-कौन सी समितियों की जा रही है? तो आप बताओगे। एक तो एनईपी हो गया। एनईपी, एन का मतलब है नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है? नियोजन एवं विकास समिति और जैव विविधता प्रबंध समिति। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधान के द्वारा। ई फॉर क्या है? ई फॉर है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब शिक्षा समिति। शिक्षा समिति। शिक्षा समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है आजकल? प्रधान के द्वारा। क्यों? क्योंकि पहले उप प्रधान के द्वारा इसको देखा जाता था, लेकिन अब उप प्रधान तो है नहीं। उप प्रधान को तो स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब इसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है? प्रधान के द्वारा, प्रधान के ऊपर, ठीक है? एक है प्रशासनिक समिति। इसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रधान, यानी प्रधान ही प्रशासनिक समिति की भी अध्यक्षता करता है। लेकिन एक समिति और है, डब्ल्यू, यानी कि जल प्रबंध समिति। ध्यान दो, जल प्रबंध समिति, हालांकि इस समिति की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही कोई चुना जाता है अध्यक्षता के लिए। लेकिन कुछ विशेष मामलों में जल प्रबंध समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रधान को भी दी जाती है और ये 2014 के शासनादेश शासनादेश के द्वारा इसे जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ध्यान दें, कुछ विशेष मानकों के आधार पर। तो ये कुछ समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता विशेष रूप से प्रधान को सौंपी गई हैं, ठीक है? अच्छा, ये सारी की सारी बातें आपने पढ़ ली और ये जो मैंने अभी आपको बताया है नियमावली के बारे में, 2002 नियमावली, इसके बारे में भी आप ध्यान रखो। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? पूरी नियमावली मैंने बता दी है ग्राम पंचायत की समितियों से संबंधित। कैसे इनका ग्राम पंचायत की समिति में कैसे सदस्यों का चयन होता है, कैसे त्यागपत्र देते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, सचिव कौन होता है, किस प्रकार से बैठकें होती हैं, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक? इसकी पीडीएफ आपको आगे आने वाले 2 दिनों के भीतर मिल जाएगी, ठीक है? धन्यवाद। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, और इसमें जो वैल्यू एडिशन क्लासेस इसके आगे आएँगी, वो इसी प्रकार की नियमावलियों के आधार पर ही आएँगी, ठीक है? जो आपके लिए नए तथ्य होंगे बिल्कुल, नए सिरे से। और बाकी जो कुछ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है, वो सफिशिएंट है। हाँ, बस योजनाओं में मुझे लगातार आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो वो लगातार मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है? धन्यवाद।